रात गहरी हो चली है, चारों ओर सन्नाटा है। शायद आप भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, दिन भर की थकान से टूटे हुए, मन में कई सवाल लिए, कई उलझनों को समेटे हुए। आइए आज की रात इस अंधेरे में एक कहानी आपका साथ निभाए। रोशनी धीमी कर लीजिए, फोन की चमक कम कीजिए और आंखें आधी बंद कर लीजिए। जैसे पहाड़ों पर धुंध उतरती है, वैसे ही आपके मन पर शांति उतरने दीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे पिता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डरता था। हाँ, एक पिता जो अपने बच्चों के सामने हमेशा मजबूत दिखता था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिसके चेहरे पर कभी हार की लकीरें नहीं उभरी, वो भी डरता था। पहाड़ की उस अंधेरी रात में, जब सारी दुनिया सो रही थी, जब सितारे भी बादलों के पीछे छिप गए थे, वो पिता अकेला खड़ा था, अपने डर के साथ, अपनी मजबूरी के साथ, अपनी बेबसी के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि पिता भी डरते हैं? वो जो हमेशा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वो भी रात में जागकर छत की तरफ देखते हैं। वो जो बाहर से लोहे जैसे दिखते हैं, वो भीतर से कभी कभी मोम की तरह पिघलते हैं। बस फर्क इतना है कि उनका पिघलना कोई देखता नहीं। ये कहानी है रघुवीर की, एक ऐसे आदमी की जो उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। गांव का नाम था कफालधार, जहां कफल के पेड़ों की मीठी महक हवाओं में घुली रहती थी, जहां सुबह कोहरे का आंचल पहाड़ियों को ढक लेता था और रात में तारों का ऐसा जमघट होता था कि लगता था आसमान ने अपना पूरा खजाना खोल दिया हो। लेकिन कफालधार की खूबसूरती के पीछे एक कड़वी सच्चाई थी। यहां तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। नीचे घाटी से ऊपर गांव तक पहुंचने में 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई लगती थी। बरसात में तो यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता था। फिसलन भरी पगडंडियां, उफनते नाले और अंधेरी रातों में वो डरावना सन्नाटा जो हड्डियों तक उतर जाता था। रघुवीर इसी गांव का बाशिंदा था। उम्र कोई 45 के आसपास, लेकिन मेहनत और धूप ने चेहरे पर 60 साल की लकीरें खींच दी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी ने भीतर झांका तो उसमें पूरी जिंदगी की कहानियां दिख जाएं। हाथ खुरदुरे थे, उंगलियों पर काम के निशान थे और कंधे पर एक अदृश्य बोझ था जो उसने कभी किसी को दिखाया नहीं। आज की रात जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो खुद को उस पहाड़ी गांव में ले जाइए। वहां की ठंडी हवा को महसूस कीजिए, दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनिए और देखिए वो झोपड़ी जहां एक लालटेन की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही है, वो रघुवीर का घर है। और आज उस घर में कुछ होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चलिए धीरे धीरे इस कहानी में उतरते हैं, जैसे कोई गहरी नींद में उतरता है। रघुवीर का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके पिता भी मजदूर थे और उनके पिता भी। गरीबी जैसे विरासत में मिली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना किसी बदलाव के। बचपन में रघुवीर ने देखा था कि कैसे उसके पिता सर्दियों में भी नंगे पैर काम पर जाते थे, कैसे उसकी माँ आधी रोटी खाकर बच्चों को पूरी रोटी देती थी। स्कूल वो सपना था जो कभी पूरा नहीं हुआ। गांव में स्कूल था तो बस 4वीं क्लास तक, उसके बाद पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। रघुवीर के पिता ने एक दिन कहा था, बेटा किताबें पेट नहीं भरती, हाथ में औजार पकड़ो। और उसी दिन 12 साल के रघुवीर के हाथ में फावड़ा आ गया था। लेकिन रघुवीर के भीतर एक अलग आग थी। वो जब भी शहर से लौटे किसी लड़के को देखता, उसके मन में एक हूंक उठती थी। वो सोचता था कि काश उसे भी मौका मिलता, काश वो भी पढ़ पाता, कुछ बन पाता। पर उसने ये सपना अपने सीने में दबा लिया था, जैसे कोई जलती हुई चिंगारी राख के नीचे दबी रहती है। शादी हुई 23 साल की उम्र में। कमला उसकी पत्नी बनकर आई, पास के गांव से। कमला के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान जो गरीबी के बावजूद कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने रघुवीर के जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा सुमित और छोटी बेटी गुड़िया। गुड़िया का असली नाम तो कविता था, लेकिन रघुवीर उसे गुड़िया कहता था, क्योंकि बचपन में वो इतनी गोल मटोल थी कि लगती ही गुड़िया थी। सुमित अब 16 साल का था और गुड़िया 12 की। रघुवीर की एक ही इच्छा थी, अपने बच्चों को वो सब देना जो उसे कभी नहीं मिला। वो चाहता था कि सुमित पढ़े लिखे, कोई नौकरी करे, इस गांव से बाहर निकले। और गुड़िया, उसके लिए तो रघुवीर के सपने और भी ऊंचे थे। वो कहता था, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनेगी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं है,
मेरी बेटी आएगी तो सबका इलाज करेगी। पर सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। रघुवीर रोज सुबह 4 बजे उठता था। अंधेरे में ही चाय पीकर वो पहाड़ उतरता था और नीचे घाटी में जाकर मजदूरी करता था। वहां एक सड़क बन रही थी, पहाड़ों को चीरती हुई नई सड़क। रघुवीर और उसके जैसे दर्जनों मजदूर इसी सड़क पर काम करते थे। दिन भर की मजदूरी के 200 रुपए मिलते थे, कभी कभी तो इतने भी नहीं। ठेकेदार बाबू साहब कहलाते थे, विनोद बाबू। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो रघुवीर को हमेशा असहज कर देती थी। विनोद बाबू जब भी मजदूरों को देखते, उनकी नजरों में एक तिरस्कार झलकता था, जैसे ये लोग इंसान नहीं, बस काम करने वाली मशीनें हों। शाम को जब रघुवीर घर लौटता, पैर थक चुके होते थे, कमर टूट रही होती थी, लेकिन गुड़िया की मुस्कान देखते ही सारी थकान गायब हो जाती थी। वो दौड़कर आती और उसके गले लग जाती। बाबा, आज स्कूल में टीचर ने मेरी तारीफ की। गुड़िया ऐसे खबरें सुनाती जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर हो, और रघुवीर के लिए वो सचमुच सबसे बड़ी खबर होती थी। कमला चूल्हे पर रोटी सेंकती और रघुवीर बाहर बैठकर पहाड़ों को देखता। वो सोचता कि ये पहाड़ कितने मजबूत हैं, कितने अटल। काश वो भी इतना मजबूत हो पाता, काश उसके पास भी इतनी ताकत होती कि सब कुछ संभाल सके। पर भीतर कहीं एक डर था, अनकहा, अनदेखा। डर कि अगर कभी कुछ हो गया तो, अगर कभी बीमारी आ गई तो, अगर कभी काम नहीं मिला तो। ये डर रघुवीर कभी किसी को नहीं बताता था। पिता का डर दिखाना कमजोरी मानी जाती थी उस गांव में। इसलिए वो हंसता था, मजाक करता था, और रात में जब सब सो जाते थे तब छत की तरफ देखकर चुपचाप सोचता था। उस साल बरसात जल्दी आ गई थी। जून के पहले हफ्ते में ही आसमान काला हो गया था। पहाड़ों पर बादल ऐसे उतरे जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती तो एक संगीत बजता, टप टप टप। रघुवीर को यह संगीत पसंद था, लेकिन इस बार बारिश के साथ कुछ अशुभ भी आने वाला था। वो रात अगस्त की थी, 5 तारीख। रघुवीर को ये तारीख हमेशा याद रहेगी। उस दिन शाम को जब रघुवीर घर लौटा, कुछ अलग था। कमला के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा होती थी। वो बाहर खड़ी थी, उसकी आंखों में एक चिंता की लकीर खींची थी। क्या हुआ? रघुवीर ने पूछा। गुड़िया को बुखार है, सुबह से उठी नहीं। रघुवीर ने जूते उतारे और भीतर गया। कमरे में गुड़िया चारपाई पर लेटी थी। उसका चेहरा लाल था और सांसें तेज तेज चल रही थीं। रघुवीर ने उसके माथे पर हाथ रखा, जल रहा था। कब से है बुखार? कल रात से। मैंने सोचा था सुबह तक उतर जाएगा, पर उतरा नहीं। रघुवीर ने गुड़िया को पुकारा। गुड़िया, बेटा। गुड़िया ने आंखें खोली, उनमें एक धुंधलापन था। बाबा, सिर में बहुत दर्द है। रघुवीर ने गांव के वैद्य बूढ़े हरिराम को बुलवाया। हरिराम आए, गुड़िया को देखा, कुछ जड़ी बूटियां दी। ये दे दो, सुबह तक ठीक हो जाएगी, हरिराम ने कहा। लेकिन सुबह तक गुड़िया ठीक नहीं हुई। बुखार और बढ़ गया। अब वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। कमला रो पड़ी। सुमित डरा हुआ कोने में खड़ा था। रघुवीर ने फिर हरिराम को बुलवाया। इस बार हरिराम का चेहरा गंभीर था। रघुवीर, ये मेरे बस की बात नहीं। बच्ची को नीचे ले जाओ, अस्पताल में दिखाओ। अस्पताल, वो शब्द रघुवीर के कानों में गूंजा। नीचे घाटी में जहां सड़क खत्म होती थी, वहां से सबसे करीबी अस्पताल 20 किलोमीटर दूर था, और यहां से नीचे उतरने में ही 3 घंटे लगते थे। रात हो रही है, रास्ता खतरनाक है, कमला ने कहा। पर बच्ची को दिखाना जरूरी है, हरिराम बोले। जितनी जल्दी हो सके। रघुवीर बाहर निकला। आसमान में बादल घिरे हुए थे। हवा ठंडी थी और नमी वाली। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। उसने पहाड़ों की तरफ देखा, वो अंधेरे में डूब रहे थे। वो रास्ता जो दिन में भी मुश्किल था, रात में तो और भी खतरनाक हो जाता था। फिसलन भरी पगडंडियां, खाई के किनारे, और सबसे बड़ी बात, वो नाला जो बारिश में उफन कर रास्ता बंद कर देता था। लेकिन रघुवीर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी बच्ची बीमार थी, उसे जाना होगा। मैं जाऊंगा, उसने कहा। अकेले इस रात में? कमला की आवाज कांप रही थी। और कोई रास्ता नहीं है। रघुवीर ने गुड़िया को कंधे पर उठाया। वो हल्की थी, पर उसका बेजान शरीर रघुवीर के दिल पर भारी था। उसने एक पुरानी टॉर्च उठाई जिसकी बैटरी आधी खत्म थी, और एक कंबल गुड़िया के ऊपर लपेट दिया। सुमित, अपनी माँ का ख्याल रखना, उसने बेटे से कहा।
सुमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कमला ने रघुवीर का हाथ पकड़ा। संभल कर जाना और वापस जरूर आना। रघुवीर मुस्कुराया। वो मुस्कान नकली थी, लेकिन उस वक्त कमला को यही चाहिए था। और फिर वो निकल पड़ा, अंधेरी रात में अकेला, अपनी बीमार बच्ची को कंधे पर लिए। रास्ता शुरू से ही मुश्किल था। पहला किलोमीटर तो ठीक गुजरा, लेकिन उसके बाद उतराई शुरू हो गई। टॉर्च की मध्यम रोशनी में बस कुछ कदम आगे तक दिखता था। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। एक गलत कदम और नीचे खाई थी। गुड़िया कभी कभी कराहती थी, बाबा ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर बेटा, बस थोड़ी देर। रघुवीर के मन में उस वक्त एक ही विचार था, जल्दी पहुंचना है, डॉक्टर के पास पहुंचना है, अपनी बच्ची को बचाना है। पर उसके भीतर एक और चीज थी, डर। वो डर जो बचपन से उसके साथ था, वो डर जो हर बार उसे रोकने की कोशिश करता था। आज भी वो डर वहां था, हर कदम पर फुसफुसा रहा था। क्या होगा अगर रास्ते में कुछ हो गया? क्या होगा अगर तू गिर गया? क्या होगा अगर गुड़िया को कुछ? रघुवीर ने वो आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उभर आती थी। तभी बारिश शुरू हो गई, पहले धीमी धीमी, फिर तेज। पानी की बौछारें रघुवीर के चेहरे पर पड़ने लगी। रास्ता और फिसलन भरा हो गया। उसने गुड़िया को और कसकर पकड़ लिया। बाबा मुझे डर लग रहा है, गुड़िया ने धीमे से कहा। डरो मत बेटा, बाबा है ना तुम्हारे साथ। लेकिन सच ये था कि बाबा खुद डरा हुआ था। रात और गहरी हो गई थी, बारिश थम नहीं रही थी। रघुवीर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया, थोड़ी देर के लिए सांस लेने। गुड़िया को उसने अपनी गोद में बिठाया। वो कांप रही थी, बुखार में तप रही थी। उस पल रघुवीर को अपना बचपन याद आ गया। वो भी एक बार इसी तरह बीमार पड़ा था। उसके पिता उसे कंधे पर उठाकर नीचे ले गए थे। उस वक्त रघुवीर बहुत छोटा था, पर उसे याद था पिता के कंधे कितने मजबूत लगे थे, कितने सुरक्षित। उसे याद था कि रास्ते में पिता ने एक गीत गाया था, एक पहाड़ी गीत जो माँ पहाड़ों के बारे में था। नैनी नगर का आकाश देखो, ओ मेरी धरती माँ। रघुवीर ने वही गीत धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। पहले तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिर होती गई। गुड़िया ने आंखें खोली और देखा। बाबा ये कौन सा गाना है? ये वो गाना है जो तुम्हारे दादा गाते थे। दादा? हाँ, वो भी बहुत मजबूत थे। एक बार वो मुझे ऐसे ही उठाकर ले गए थे जैसे मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। गुड़िया ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। तो आप भी मजबूत हो बाबा? रघुवीर चुप रह गया। वो जानता था कि वो उतना मजबूत नहीं है जितना उसके पिता थे। वो जानता था कि उसके भीतर डर है, कमजोरी है। लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ कि शायद मजबूती इसमें नहीं होती कि आप डरते नहीं, मजबूती इसमें होती है कि डरते हुए भी आगे बढ़ते रहो। बीच में एक बार उसका पैर फिसला, वो लड़खड़ाया। गुड़िया चीखी, लेकिन रघुवीर ने खुद को संभाल लिया। उसने गुड़िया को और कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ता रहा। और फिर आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। वो जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, कांपता हुआ, लेकिन उसने कर दिखाया था। वो डर के बावजूद आगे बढ़ा था। गुड़िया ने आंखें खोली। बाबा हम पहुंच गए? नहीं बेटा, अभी और जाना है। पर सबसे मुश्किल हिस्सा निकल गया। वो फिर चल पड़ा। अब उसके कदमों में एक नई ताकत थी। डर अभी भी था, लेकिन अब वो उस पर हावी नहीं था। अब रघुवीर उसके साथ चल रहा था, उसके बावजूद नहीं। रास्ते में उसे अपनी जिंदगी के कई पल याद आए। वो दिन जब सुमित पैदा हुआ था, कैसे रघुवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो दिन जब गुड़िया ने पहली बार बाबा कहा था, कैसे रघुवीर का दिल पिघल गया था। वो दिन जब उसने कमला को पहली बार देखा था, कैसे सब कुछ थम सा गया था। उसे वो दिन भी याद आए जब उसने तकलीफें झेली थीं, जब पैसे नहीं थे और भूखे सोना पड़ा था, जब ठेकेदार ने मजदूरी मार ली थी, जब लोगों ने उसे कमजोर समझा था। लेकिन आज रात इस अंधेरे में रघुवीर को एक बात समझ आ रही थी, जिंदगी की असली परीक्षा यही है, यही अंधेरी रातें, यही मुश्किल रास्ते, और जो इनसे गुजरकर निकलता है वही सच में जीता है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी, रघुवीर घाटी तक पहुंच चुका था।
उसके पैर जवाब दे रहे थे, आंखें जल रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां बसें मिलती थीं। एक ट्रक वाले ने उसे देखा। एक आदमी भीगा हुआ, थका हुआ, बच्ची को गोद में लिए। क्या हुआ भाई? ट्रक वाले ने पूछा। बच्ची बीमार है, अस्पताल जाना है। ट्रक वाले ने एक पल नहीं लिया। चढ़ो जल्दी। वो ट्रक 20 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय करके अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर रघुवीर ने गुड़िया को इमरजेंसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे देखा और उनके चेहरे गंभीर हो गए। टाइफाइड है और बहुत बढ़ गया है, देर से लाए, एक डॉक्टर ने कहा। बचेगी ना? रघुवीर की आवाज कांप रही थी। कोशिश करेंगे, पर पैसे का इंतजाम है? पैसे? वो शब्द रघुवीर के कानों में गूंजा। उसके पास कितने पैसे थे? शायद 500 रुपए, जो उसने अगले हफ्ते के राशन के लिए बचा कर रखे थे। कितने लगेंगे? कम से कम 10,000, शायद उससे ज्यादा। 10,000! वो रकम रघुवीर के लिए एक सपने जैसी थी। उसने कभी एक साथ इतने पैसे देखे नहीं थे। मेरे पास नहीं है, उसने धीमे से कहा। डॉक्टर ने उसे देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ नरमी आई। देखो, पहले इलाज शुरू करते हैं, पैसे का बाद में देखेंगे। गुड़िया को आईसीयू में भर्ती किया गया। रघुवीर बाहर बैठा रहा, घंटों, रात दिन। उसने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान मेरी बच्ची को बचा लो। तीसरे दिन गुड़िया की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया है। रघुवीर रो पड़ा। वो आंसू जो उसने सालों से रोके थे आज बहने लगे। वो आंसू जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। लेकिन अब एक नई चुनौती थी, पैसे का इंतजाम। बिल 12,000 रुपए का आ चुका था। रघुवीर के पास कुछ नहीं था। वो अस्पताल से निकला और सड़क पर चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसे वो सड़क दिखी, वही सड़क जो उसके पहाड़ों को चीरते हुए बन रही थी, और वहां उसे विनोद बाबू दिखे। रघुवीर ने एक पल सोचा, फिर उसने एक फैसला किया। वो विनोद बाबू के पास गया। बाबू साहब, मेरी बच्ची बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, मुझे पैसे चाहिए। विनोद बाबू ने उसे देखा। उनकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। कितने चाहिए? 12,000। विनोद बाबू हंसे। 12,000? तुम्हारी 1 साल की मजदूरी से भी ज्यादा है ये। मुझे पता है, पर मैं चुका दूंगा, काम करके। विनोद बाबू ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम 1 साल तक सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, आधी मजदूरी पर। रघुवीर को झटका लगा। आधी मजदूरी मतलब 100 रुपए दिन। उतने में तो घर चलाना भी मुश्किल होगा। लेकिन उसने गुड़िया का चेहरा याद किया, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान। मंजूर है, उसने कहा। विनोद बाबू ने पैसे दे दिए। रघुवीर ने बिल भरा और गुड़िया को छुट्टी मिल गई। लेकिन अब एक नई जंग शुरू हो गई थी। 1 साल की बंधुआ मजदूरी, सुबह से शाम तक काम, थकान, भूख और विनोद बाबू का तिरस्कार। महीने बीतते गए, रघुवीर टूटता गया। उसकी कमर झुक गई, बाल सफेद होने लगे। लेकिन वो रुका नहीं। हर दिन काम पर जाता, हर दिन वापस आता। एक दिन विनोद बाबू ने कुछ ऐसा किया जो हद पार कर गया। उन्होंने मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी मारने का फैसला किया। बहाना था कि काम में गड़बड़ी हुई है। रघुवीर चुप रहा, पर दूसरे मजदूर भी चुप रहे। ये देखकर उसे तकलीफ हुई। सब डरे हुए थे, सब झुके हुए थे। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, जो अब स्कूल जा रही थी, जो पढ़ रही थी। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, जो अब बड़ा हो रहा था। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा मजबूत बनो। और अगली सुबह रघुवीर ने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो मजदूरों के बीच खड़ा हुआ और बोला, बस बहुत हो गया। सबने उसे देखा। विनोद बाबू हमें लूट रहे हैं, हम चुप क्यों हैं? हमारे पास आवाज है, हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक बूढ़ा मजदूर बोला, पर वो हमें निकाल देंगे। तो निकाल दें, पर झुक कर जीने से अच्छा है खड़े होकर मरना। उस दिन मजदूरों ने एकजुट होकर विनोद बाबू से बात की। पहले तो विनोद बाबू ने धमकी दी, लेकिन जब सारे मजदूर एक साथ खड़े हो गए तो उन्हें झुकना पड़ा। 5 दिन की मजदूरी वापस मिली और उससे भी ज्यादा मजदूरों को एक नई पहचान मिली। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो इंसान थे जिनकी आवाज थी। उस घटना के बाद
चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। विनोद बाबू का रवैया नरम पड़ गया, पूरी तरह नहीं लेकिन पहले से बेहतर। मजदूरों में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद। रघुवीर का वो 1 साल का बंधन भी खत्म हो गया। अब वो आजाद था, लेकिन इस दौरान उसने कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर लड़ना आसान। गुड़िया पूरी तरह ठीक हो गई थी। वो स्कूल जाती थी और पढ़ाई में अव्वल थी। टीचर कहते थे कि उसमें कुछ खास है, एक जिद, एक लगन। रघुवीर जानता था कि यह जिद उसे विरासत में मिली है। एक शाम रघुवीर और गुड़िया बाहर बैठे थे। पहाड़ों पर सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हुआ था। बाबा, गुड़िया ने पूछा, उस रात आप डरे हुए थे ना? रघुवीर चौंका। कौन सी रात? जब आप मुझे अस्पताल ले गए थे, उस रात। रघुवीर एक पल चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ बेटा, मैं बहुत डरा हुआ था। तो फिर आप गए कैसे? क्योंकि डरना और रुकना 2 अलग चीजें हैं। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, तुम्हारे लिए। गुड़िया ने अपना सिर रघुवीर के कंधे पर रख दिया। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी बाबा, ताकि किसी और के बाबा को वैसे ना डरना पड़े। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वो सपना जो उसने अपनी बेटी के लिए देखा था, वो खुद उसके मुंह से सुन रहा था। सालों बीते, सुमित ने पढ़ाई पूरी की और गांव में ही एक छोटी दुकान खोल ली। वो गांव से बाहर नहीं गया, क्योंकि उसने देखा था कि गांव को भी लोगों की जरूरत है। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा मुफ्त में। और गुड़िया, वो सच में डॉक्टर बनी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, मेरिट पर। जब उसका दाखिला हुआ, रघुवीर और कमला नीचे उतरकर शहर गए थे। कॉलेज का गेट देखकर रघुवीर की आंखों में वो चमक थी जो किसी भी पिता की आंखों में होती है, गर्व की, खुशी की। बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ, गुड़िया ने कहा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। मेहनत तो आपने की, उस रात आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ा। बस एक ही बात याद रखना, जिंदगी में अंधेरी रातें आएंगी, डर लगेगा, पर कभी रुकना मत, चलते रहो। गुड़िया ने सिर हिलाया। वो दिन रघुवीर की जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन था। उस दिन उसने महसूस किया कि जो तकलीफें उसने झेली थीं, वो बेकार नहीं गईं। उन तकलीफों ने उसे मजबूत बनाया और उस मजबूती ने उसकी बेटी को राह दिखाई। गुड़िया डॉक्टर बन गई और उसने पहला फैसला यही किया कि वो अपने गांव के पास ही काम करेगी। सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई, वही अस्पताल जहां बरसों पहले उसका इलाज हुआ था। जब वो पहली बार वहां गई, उसने उस कमरे को देखा जहां वो भर्ती थी। उसने उस बेंच को देखा जहां उसके बाबा बैठे थे दिन रात। उसकी आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि वो उन लोगों की मदद करेगी जिनके पास पैसे नहीं हैं। वो देखती थी कि कैसे गरीब मरीज डॉक्टरों से डरते थे, कैसे वो पैसों की चिंता में इलाज टालते थे, और वो हर बार उन्हें भरोसा दिलाती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका बेटा बहुत बीमार था। गुड़िया ने उसका इलाज किया, मुफ्त में। जब इलाज पूरा हुआ, वो बूढ़ा उसके पैरों पर गिर पड़ा। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे जैसे डॉक्टर कम हैं। गुड़िया ने उसे उठाया। बाबा, मेरे पिता भी कभी आपके जैसे थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, पर किसी ने उनकी मदद की। आज मैं वही कर रही हूँ। वो बूढ़ा आंखें पोंछते हुए चला गया और गुड़िया खड़ी रही, सोचती रही कि जिंदगी का ये चक्र कितना अजीब है। जो आप देते हैं वो वापस आता है, कभी उसी रूप में, कभी किसी और रूप में। गांव कफालधार में भी बदलाव आ रहे थे। वो सड़क जो बन रही थी, आखिरकार पूरी हो गई। अब गांव तक गाड़ी जा सकती थी, पर इसके साथ नई समस्याएं भी आईं। शहर के लोग आने लगे, जमीनें बिकने लगीं, पुरानी संस्कृति खतरे में आ गई। रघुवीर ने देखा कि कैसे गांव के कई लोग अपनी जमीनें बेचकर शहर चले गए। उसने देखा कि कैसे नई पीढ़ी पहाड़ों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि कुछ लोग लौट रहे थे। सुमित जैसे लोग जो गांव में रहकर कुछ करना चाहते थे, गुड़िया जैसे लोग जो अपनी जड़ों को नहीं भूले। एक दिन रघुवीर गांव के पंचायत भवन में गया। वहां एक बैठक थी गांव के विकास के बारे में। रघुवीर ने देखा कि कुछ शहर के लोग आए हुए थे। वो गांव में एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। इससे गांव को फायदा होगा, उन्होंने कहा। नौकरियां मिलेंगी, पैसा आएगा। कई लोग राजी थे, लेकिन रघुवीर ने उठकर पूछा, और हमारी जमीनें, हमारे जंगल, वो कहां जाएंगे? शहर के लोगों ने जवाब दिया, विकास के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। रघुवीर ने सिर हिलाया। कुर्बानी? हमने पूरी जिंदगी कुर्बानी दी है, अब और नहीं। उस दिन गांव ने फैसला किया कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेंगे,
वो अपने तरीके से विकास करेंगे, होम स्टे खोलकर, पहाड़ी फसलें उगाकर, अपनी संस्कृति को बचाकर। ये रघुवीर की एक और जीत थी, शायद उतनी बड़ी नहीं जितनी उस रात की, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण। रघुवीर अब बूढ़ा हो रहा था, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, लेकिन आंखों में अभी भी वो चमक थी, वो चमक जो उस रात भी थी जब वो अंधेरे में चल रहा था। हर शाम वो बाहर बैठता था और पहाड़ों को देखता था। कभी कभी कमला भी आकर बैठ जाती थी। वो दोनों चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। एक दिन कमला ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रघुवीर मुस्कुराया, सोच रहा हूं कि जिंदगी अजीब है। कभी लगता था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ अंधेरा है, और आज देखो, बच्चे बड़े हो गए, सब ठीक है। तो अब डर नहीं लगता। डर तो अभी भी लगता है, पर अब मुझे पता है कि डर के साथ भी जी सकते हैं, डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों वहीं बैठे रहे, दो बूढ़े जिंदगी जिन्होंने साथ मिलकर तूफान झेले थे, अंधेरे से गुजरे थे और आज उजाले में बैठे थे। तो ये थी कहानी रघुवीर की, एक पिता की जो डरता था, जो पहाड़ की अंधेरी रात में अकेला था, अपने डर के साथ, अपनी बीमार बच्ची के साथ, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, जो चलता रहा, गिरा, उठा और फिर चलता रहा। शायद आप भी किसी अंधेरी रात में हैं, शायद आपके मन में भी कोई डर है, नौकरी का डर, रिश्तों का डर, भविष्य का डर। शायद आपको भी लगता है कि आप कमज़ोर हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं। डरना कमज़ोरी नहीं है, डर कर रुक जाना कमज़ोरी है। अगर आप डरते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सबसे मजबूत इंसान हैं। जिंदगी में अंधेरी रातें आती रहेंगी, कभी बारिश होगी, कभी तूफान, कभी रास्ते में नाले होंगे, कभी खाई। पर याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। रघुवीर जैसे लोग दुनिया में बहुत हैं, वो पिता जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात में चुपचाप छत की तरफ देखते हैं, वो माएँ जो आधी रोटी खाकर बच्चों को पूरी रोटी देती हैं, वो भाई बहन जो अपने सपने छोड़कर परिवार के लिए जीते हैं। ये सब योद्धा हैं, शांत, खामोश, अनदेखे योद्धा। अगर आप भी ऐसे ही किसी संघर्ष में हैं तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कहानी भी महत्वपूर्ण है, आपका संघर्ष भी मायने रखता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, तो एक बार उसे गले लगाइए, एक बार उससे कहिए, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। अब रात गहरी हो चली है, आपकी आंखें शायद भारी हो रही हैं, जाने दीजिए, सो जाइए। कल एक नया दिन होगा, नई चुनौतियाँ होंगी, नए रास्ते होंगे, लेकिन आज रात, इस पल में बस आराम कीजिए। सपनों में शायद आपको भी कोई पहाड़ दिखे, कोई अंधेरा रास्ता, पर याद रखिए, उस रास्ते के दूसरी तरफ उजाला है, बस चलते रहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए। आपकी बातें पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता है। और अगली कहानी तक अपनी थकी आंखों को मीठी नींद में खो जाने दीजिए। शुभ रात्रि। दूर कहीं पहाड़ों पर एक लालटेन जल रही है, उसकी रोशनी धीमी है पर वो जल रही है, वैसे ही जैसे आपके भीतर की रोशनी, उसे कभी बुझने मत दीजिए। जय हिंद। आज की कहानी उन लोगों की है जिन्हें दुनिया लुटेरा कहती है, जिनके नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, जिनकी परछाई से गांव कांप उठते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लुटेरा बनता कैसे है? क्या कोई पैदाइशी लुटेरा होता है? क्या किसी बच्चे का सपना होता है कि बड़ा होकर वो डाकू बनेगा, लूटमार करेगा? नहीं, कोई पैदाइशी लुटेरा नहीं होता। हालात बनाते हैं लुटेरा, समाज बनाता है, वो अन्याय बनाता है जो सहते सहते इंसान के भीतर का इंसान मर जाता है और एक राक्षस जाग उठता है। पर जो राक्षस बना, उसके भीतर का इंसान पूरी तरह मरता नहीं है, वो कहीं दबा रहता है, छिपा रहता है, इंतजार करता रहता है एक मौके का, एक राह का, जहां से वो वापस आ सके। ये कहानी है बंसी की। बंसी जिसका नाम सुनते ही चंबल के बीहड़ों में कभी खौफ दौड़ जाता था। बंसी जिसके माथे पर लाखों का इनाम था। बंसी जिसकी बंदूक से निकली गोलियों ने कई जिंदगियां खत्म की थीं। पर यह कहानी उस बंसी की नहीं है जो लूटता था। ये कहानी उस बंसी की है जो लौट रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ, अपने गांव की तरफ, अपनी माटी की तरफ, जिसकी सांसें भारी थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में एक सवाल था
क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? चंबल की घाटियों में उस रात हवा थोड़ी ज़्यादा सर्द थी। आसमान पर चांद आधा था, जैसे वो भी पूरा होने से डर रहा हो। बीहड़ों की उन गहरी खाइयों में कहीं कोई आदमी चल रहा था, अकेला, धीमे धीमे, छिपते छिपाते। उसकी उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी। चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, कुछ उम्र की, कुछ गोलियों और घावों की। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए। कंधे पर एक पुराना झोला था जिसमें कुछ खास नहीं था, बस कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर। वो तस्वीर एक औरत और एक छोटी बच्ची की थी। तस्वीर इतनी पुरानी थी कि चेहरे धुंधले पड़ने लगे थे, पर उस आदमी ने इसे सालों तक अपने सीने से लगा कर रखा था, जंगलों में, गुफाओं में, पुलिस की गोलियों के बीच। उसका नाम था बंसी, और आज 25 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। बंसी का जन्म भदोही जिले के एक छोटे से गांव चंदनपुर में हुआ था। गांव इतना छोटा था कि नक्शे पर उसका नाम नहीं था। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, पर जमीनें किसी की नहीं थीं, सब ठाकुर साहब की थीं। जो लोग खेती करते थे वो भी मजदूर की तरह। अपनी मेहनत का आधा हिस्सा ठाकुर को देना पड़ता था। बंसी के पिता का नाम था रामदीन। रामदीन एक ईमानदार आदमी था, जिसने कभी किसी की चीज पर आंख नहीं उठाई, जिसने कभी झूठ नहीं बोला। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। बंसी की माँ सावित्री भी दिन भर काम करती, खेतों में, घर में, कहीं भी जहां काम मिले। बंसी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। छोटी बहन कमली और सबसे छोटा भाई मुनिया। बंसी बचपन से ही जिम्मेदार था। अपने छोटे भाई बहन को संभालता, माँ की मदद करता और जब वक्त मिलता तो गांव के बाहर बहने वाली नदी किनारे बैठकर सोचता। वो सोचता था कि काश वो पढ़ पाता। गांव में स्कूल था, पर वहां जाने का वक्त नहीं था। सुबह खेत, दोपहर खेत, शाम खेत, बस इतनी ही जिंदगी थी। फिर भी बंसी ने खुद से पढ़ना सीख लिया था। गांव के एक बूढ़े पंडित जी से जो थोड़ा बहुत सीखा, उसी से काम चलाया। बंसी की एक खूबी थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी, उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख लेती हों, समझ लेती हों। गांव के लोग कहते थे, बंसी की नज़र तीखी है, ये लड़का आगे जाएगा। पर आगे जाने के लिए राह भी तो चाहिए, और राह पर पत्थर भी कम नहीं थे। 16 साल की उम्र में बंसी के जीवन में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस साल फसल अच्छी हुई थी। रामदीन ने सोचा था कि इस बार वो ठाकुर साहब का कर्जा चुका देगा और थोड़ी बचत करेगा, शायद बंसी को शहर भेज सके पढ़ने के लिए। लेकिन ठाकुर साहब के मन में कुछ और था। जब रामदीन फसल लेकर गया, ठाकुर साहब ने कहा, फसल खराब है, आधी कीमत मिलेगी। पर साहब, फसल तो अच्छी है, देख लीजिए। मैंने देख लिया, तू बहस करेगा? रामदीन चुप हो गया। उसे पता था कि बहस करने का मतलब था मार खाना। वो चुपचाप आधी कीमत लेकर लौट आया। उस रात रामदीन नहीं सोया। बंसी ने देखा, उसके पिता बाहर बैठे थे, आंखों में आंसू थे। बंसी समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। बाबा, क्या हुआ? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस बंसी का हाथ पकड़ लिया। बेटा, दुनिया बहुत बेईमान है, पर तू ईमानदार रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। बंसी ने सिर हिलाया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये बात उसे जिंदगी भर याद रहेगी। महीने बीते, हालात और खराब होते गए। ठाकुर साहब ने जमीन वापस मांग ली, वो जमीन जिस पर रामदीन का खून पसीना था। रामदीन ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर कुछ नहीं हुआ। एक रात ठाकुर के गुंडे आए। उन्होंने रामदीन को बाहर घसीटा और सबके सामने पीटा। बंसी, कमली, मुनिया, सावित्री सब देख रहे थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। अगली बार ज्यादा जबान चलाई तो मार डालेंगे, एक गुंडे ने कहा। उस रात बंसी के भीतर कुछ टूटा। वो टूटन इतनी गहरी थी कि उसने उसका पूरा भीतर बदल दिया। अगली सुबह रामदीन उठे नहीं। उनका दिल रात को ही रुक गया था, मार की वजह से या तकलीफ की वजह से, कोई नहीं जानता। बंसी 17 साल का था जब उसने अपने बाबा को मिट्टी दी। बाबा की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी बंसी पर आ गई। सावित्री टूट चुकी थी, दिन रात रोती, कुछ नहीं खाती। कमली और मुनिया छोटे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बंसी ने खेत में काम करना शुरू किया, वही खेत जो अब ठाकुर के हो चुके थे। अब वो मजदूर था, अपनी ही जमीन पर। दिन भर काम करता, शाम को 10 रुपए मिलते। उतने में क्या होता, कभी रोटी, कभी नमक।
एक दिन ठाकुर का बेटा रणवीर खेत पर आया। उसने बंसी को देखा और कहा, अबे पानी ला। बंसी पानी लाने गया। जब वो वापस आया, रणवीर हंस रहा था। तेरे बाप की तरह तू भी गुलाम बनकर मरेगा। बंसी के हाथ कांपने लगे। उसके भीतर कुछ खौल रहा था, एक ज्वालामुखी जो बरसों से दबा था। मेरे बाबा गुलाम नहीं थे, बंसी ने कहा, आवाज में कंपकपी थी। रणवीर का चेहरा बदल गया। तूने मुझे जवाब दिया, मजदूर का बच्चा। उसने बंसी को थप्पड़ मारा। बंसी गिर गया पर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, आग थी। एक दिन मैं तुझे जवाब दूंगा। रणवीर हंसा। देखते हैं। उस शाम बंसी घर नहीं गया। वो नदी किनारे बैठा रहा रात भर। उसके मन में तूफान था। उसे अपने बाबा की आवाज याद आ रही थी, ईमानदार रहना। पर साथ ही उसे बाबा का पिटता हुआ चेहरा भी याद आ रहा था। ईमानदारी ने क्या दिया उन्हें? मार, अपमान, मौत। कुछ दिन बाद गांव में एक खबर फैली। पास के जंगलों में एक टोली रहती है, डाकुओं की टोली। उनका सरदार था मान सिंह। वो अमीरों को लूटते थे, गरीबों की मदद करते थे। कहते थे वो चंबल के रॉबिन हुड हैं। बंसी के कानों में ये बात पड़ी। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर ईमानदारी काम नहीं करती तो शायद नहीं। उसने वो विचार झटक दिया। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी माँ, उसके भाई बहन। पर हालात और बिगड़ते गए। एक रात ठाकुर के गुंडे फिर आए। इस बार निशाने पर कमली थी। वो सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने उसे घसीटने की कोशिश की। बंसी दौड़कर आया, लड़ा, पर वो अकेला था और वो 5। उन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब बंसी को होश आया, उसने देखा कि उसकी माँ बेसुध पड़ी थी और कमली कोने में सिसक रही थी। मुनिया कहीं छुपा हुआ था। उस रात बंसी ने एक फैसला किया। अगली सुबह जब सूरज निकला, बंसी घर में नहीं था। वो जंगल की तरफ जा चुका था, मान सिंह को खोजने। 3 दिन भटकने के बाद आखिरकार वो मान सिंह की टोली तक पहुंचा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और सरदार के सामने ले गए। मान सिंह एक लंबा मजबूत आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बंसी को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहिए तुझे? मुझे आपकी टोली में आना है। मान सिंह हंसा। क्यों? तू तो बच्चा है। मुझे बदला लेना है। मान सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। किससे? ठाकुर रघुराज सिंह से, उसके बेटे से, उसके गुंडों से। मान सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, बैठ, अपनी कहानी सुना। और बंसी ने सुनाई सब कुछ। अपने बाबा की मौत, अपने परिवार का अपमान, वो रात जब कमली को छेड़ा गया। जब कहानी खत्म हुई, मान सिंह की आंखें नम थीं। तो ईमानदार लगता है, पर यह रास्ता आसान नहीं है। एक बार इस राह पर चला तो वापसी नहीं है। मुझे पता है। मान सिंह ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, आज से तू हमारा है। उस दिन बंसी मर गया। उसकी जगह एक नया इंसान पैदा हुआ, एक डाकू जिसके हाथों में बंदूक थी और दिल में आग। सालों बीत गए। बंसी अब बंसी बाघ के नाम से जाना जाता था। मान सिंह के बाद वो टोली का सरदार बन गया था। चंबल के बीहड़ उसका घर थे, रात उसकी दोस्त थी और बंदूक उसका साथी। उसने बदला लिया था ठाकुर रघुराज सिंह को, उसके बेटे रणवीर को। उस रात जो हुआ उसे सोचकर आज भी बंसी के हाथ कांपते थे, पर तब उसे कोई पछतावा नहीं हुआ था। पर अब बरसों बाद पछतावा उसे खाने लगा था। बंसी की टोली में 20-22 लोग थे। सबकी अपनी अपनी कहानियां थीं। किसी का बाप मारा गया था, किसी की बहन उठा ली गई थी, कोई भूख से तड़प कर आया था। सब गरीब थे, सब पीड़ित थे। बंसी उन्हें समझता था। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कुछ लोग लालच में आ गए। वो सिर्फ अमीरों को नहीं, गरीबों को भी लूटने लगे। बंसी ने मना किया, पर सब नहीं मानते थे। एक रात टोली ने एक गांव पर धावा बोला। बंसी वहां नहीं था। जब वो लौटा, उसने सुना कि उसके आदमियों ने एक बूढ़े किसान को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। बंसी का खून खौल उठा। उसने उन आदमियों को बुलाया। ये क्या किया तुमने? सरदार, वो बूढ़ा मान नहीं रहा था। तो मारना जरूरी था? वो गरीब था, हम गरीबों के खिलाफ नहीं है। सरदार, अब फर्क क्या रहा? हम डाकू हैं, हमारा काम लूटना है। बंसी चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस दलदल में फंसा था वो उसे अंदर खींच रहा था। वो जो बनना नहीं चाहता था वो बनता जा रहा था। उस रात बंसी अकेला बैठा रहा। उसने वो तस्वीर निकाली जो वो सालों से सीने में रखता था। अपनी माँ की तस्वीर, कमली की तस्वीर,
मुनिया की तस्वीर। गांव छोड़ने के बाद बंसी कभी वापस नहीं गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ जिंदा है या नहीं, कमली का क्या हुआ, मुनिया कहाँ है। सालों पहले एक खबर आई थी, कमली की शादी हो गई, वो दूसरे गांव चली गई। माँ बीमार रहने लगी थी, मुनिया शहर चला गया था काम की तलाश में। बंसी ने कभी संपर्क नहीं किया। उसे डर था, डर कि उसकी वजह से परिवार को तकलीफ होगी, पुलिस उन्हें परेशान करेगी। पर आज उस तस्वीर को देखते हुए उसे एक अजीब सी तड़प हो रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है वो खालीपन जो आपको तब होता है जब आप अपनों से दूर होते हैं, वो दर्द जो किसी घाव से नहीं बल्कि याद से होता है। बंसी उस रात बहुत रोया, पहली बार बरसों बाद। कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। बंसी के पास एक खत आया, किसी अनजान इंसान की लिखावट में। खत में लिखा था, बंसी भाई, मैं मुनिया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। मुझे पता है तुम कहाँ हो, माँ बहुत बीमार है, शायद ज़्यादा दिन नहीं बचे। अगर एक बार मिलना हो तो आ जाओ, पुलिस को कुछ नहीं पता, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार माँ को तुम्हारा चेहरा दिखा दो। बंसी का दिल धड़कने लगा। उसने खत को बार बार पढ़ा। माँ, उसकी माँ जो बरसों से अकेली है, जो शायद रोज़ उसकी याद में रोती है। उसने फैसला किया वो जाएगा, पर यह आसान नहीं था। उसके सिर पर इनाम था, पुलिस उसे खोज रही थी। अगर वो पकड़ा गया तो गोली मार दी जाएगी। पर माँ, कुछ चीज़ें जान से बढ़कर होती हैं। बंसी ने अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया, 3 लोग जो शुरू से उसके साथ थे। उसने उन्हें सब बताया। मैं गांव जा रहा हूं माँ से मिलने। सरदार, खतरनाक है, पुलिस। मुझे पता है, पर जाना होगा। एक आदमी जिसका नाम था करमू बोला, हम साथ चलेंगे। बंसी ने मना किया, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो टोली को तुम संभालना। अगली रात बंसी निकल पड़ा। वो यात्रा लंबी थी, बीहड़ों से निकलकर, खेतों से गुजरकर, छुपते छुपाते। दिन में सोता, रात में चलता। 5 दिन लगे उसे गांव पहुंचने में। जब वो चंदनपुर की सीमा पर पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो गांव जो उसने 25 साल पहले छोड़ा था, वो कितना बदल गया था। पुरानी झोपड़ियां अब नहीं थीं, कुछ पक्के मकान बन गए थे। खेतों में ट्यूबवेल लगे थे, सड़क पक्की हो गई थी। पर बंसी का घर वहीं था, वही छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जो अब और भी टूटी फूटी लग रही थी। बंसी ने देखा, अंदर एक दिया जल रहा था, कोई था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर की खामोशी, फिर दरवाजा खुला। एक आदमी खड़ा था, 30-32 साल का, पतला, थका हुआ। उसने बंसी को देखा और पहचान लिया। भाई, मुनिया। दोनों भाई गले मिले। बरसों का गुबार आंखों से बह निकला। माँ कैसी है? मुनिया का चेहरा गंभीर हो गया। अंदर आओ। बंसी अंदर गया। एक कोने में चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी, सूखी, कमजोर, बेजान सी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। सावित्री। बंसी के पैर जमीन से जुड़ गए। उसने अपनी माँ को ऐसे नहीं सोचा था। वो माँ जो कभी इतनी मजबूत थी, जो दिन भर काम करती थी, आज इतनी कमजोर। वो धीरे धीरे पास गया, घुटनों पर बैठ गया। माँ। सावित्री ने आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी, पर उसने देखा एक चेहरा, एक जाना पहचाना चेहरा। बंसी, मेरा बंसी। हाँ माँ, मैं हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से बंसी का चेहरा छुआ। तू आ गया। मैं रोज भगवान से मांगती थी, बस एक बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो, बस एक बार। बंसी रो पड़ा। वो रोना जो बरसों से रुका था, आज रुक नहीं पा रहा था। माफ कर दो माँ, मैंने गलती की। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। चुप चुप कर मेरे बच्चे। माँ कभी नाराज नहीं होती। बस तू आ गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो रात बंसी ने अपनी माँ के पास बिताई। उसने उसे पानी पिलाया, उसके पैर दबाए, उसकी बातें सुनी। सावित्री ने सब बताया, कैसे उसने बरसों तक इंतजार किया, कैसे वो हर रोज मंदिर जाती थी, कैसे उसने बंसी की तस्वीर को रोज माथे से लगाया। सुबह करीब आ रही थी जब सावित्री ने बंसी का हाथ पकड़ा। बेटा, एक बात कहूं? बोलो माँ। ये राह छोड़ दे, अब बहुत हो गया। तू बुरा इंसान नहीं है, मुझे पता है तूने क्या किया, पर तू मेरा बंसी है।
वो बंसी जो बचपन में मंदिर में दिया जलाता था, जो अपने भाई बहन को गोद में उठाकर सुलाता था, वो बंसी अभी भी है तेरे भीतर। उसे मरने मत दे। बंसी चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, पर कोशिश तो कर मेरे लिए। सावित्री की आंखें बंद हुईं, उसकी सांसें धीमी होती गईं और सूरज निकलने से पहले वो चली गईं, शांति से अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए। बंसी वहीं बैठा रहा घंटों। जब मुनिया ने उसे छुआ तभी उसने आंखें उठाईं। भाई, माँ गई मुनिया, माँ चली गई। उस दिन बंसी ने अपनी माँ को अग्नि दी। वो आग जो उठी, उसने बंसी के भीतर की आग भी बुझा दी। वो अब खाली था, बिल्कुल खाली। लेकिन एक बात उसके मन में गूंज रही थी, माँ की आखिरी इच्छा, ये राह छोड़ दे। बंसी गांव में 2 दिन रुका। इस दौरान उसने देखा कि गांव में अभी भी वही गरीबी है, वही अन्याय। ठाकुर का परिवार तो खत्म हो गया था, पर नए ठाकुर आ गए थे, नए नाम, वही खेल। पर बंसी ने कुछ और भी देखा। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुल गया था। कुछ लड़कियां भी पढ़ने जा रही थीं। 1-2 घरों में बिजली आ गई थी। बदलाव हो रहा था, धीमा लेकिन हो रहा था। मुनिया ने बताया कि गांव में एक युवा लड़का है, संजय, जो शहर से पढ़कर आया है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। वो गांव के विकास के लिए काम कर रहा है। बंसी ने संजय से मिलने की इच्छा जाहिर की। मुनिया ने मिलवाया। संजय एक 25 साल का लड़का था, पतला, चश्मे वाला, पर आंखों में एक जुनून। जब उसने बंसी को देखा, वो पहचान गया। आप बंसी बाघ? बंसी ने सिर हिलाया। संजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। आप ठाकुर रघुराज को, आप उन्हें? हाँ। संजय की आंखों में एक अजीब भाव था, डर नहीं बल्कि जिज्ञासा। आपने वो क्यों किया? बंसी ने सब बताया, अपने बाबा की मौत, अपने परिवार का अपमान, वो रातें जब उसे लगा कि ईमानदारी बेकार है। जब कहानी खत्म हुई, संजय कुछ देर चुप रहा। आपने गलत किया, उसने कहा। हिंसा कभी जवाब नहीं होती। बंसी को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, शायद तुम सही हो, पर मैं ये भी समझता हूं कि आपको किसी ने वो रास्ता नहीं दिखाया जो सही था। अगर कोई शिक्षा होती, कोई कानूनी मदद होती तो शायद। बंसी ने सांस ली। तुम सही कहते हो, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, पर अब मैं क्या करूं? संजय ने सोचा, फिर उसने कहा, समर्पण कर दो। समर्पण? हाँ, पुलिस के सामने जाओ, अपने गुनाह कबूल करो। जेल होगी, पर कम से कम शांति मिलेगी। बंसी हंसा, एक खोखली हंसी। शांति? मुझे फांसी होगी बेटा। शायद नहीं, पर अगर तुम ऐसे ही छुपते रहे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। बंसी चुप हो गया। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, ये राह छोड़ दे। उस रात बंसी बहुत सोचता रहा, क्या वो सच में समर्पण कर सकता है? क्या वो अपने आदमियों को छोड़ सकता है? क्या वो जेल की सलाखों के पीछे जी सकता है? पर एक और सवाल था, क्या वो इस तरह मर सकता है, बिना शांति के, बिना मुक्ति के? अगली सुबह बंसी ने मुनिया को बुलाया। मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं समर्पण करूंगा। मुनिया की आंखें चौंधिया गईं। भाई, पागल हो गए हो, वो तुम्हें मार देंगे। शायद, पर माँ चाहती थी कि मैं ये राह छोड़ूं। अब मैं छोड़ूंगा। बंसी ने संजय से कहा कि वो पुलिस से बात करे। संजय ने एक अधिकारी से मिलकर सब बताया। वो अधिकारी पहले तो नहीं माना, पर जब उसे पता चला कि बंसी सच में समर्पण करना चाहता है, उसने कहा, ठीक है, पर शांति से होना चाहिए। समर्पण का दिन तय हुआ। वो दिन आया। बंसी ने अपने पुराने कपड़े पहने, अपनी बंदूक रख दी और गांव के मंदिर में गया, एक आखिरी बार। मंदिर वही था जहां वो बचपन में दिया जलाता था, पुराना, जर्जर, पर अभी भी खड़ा। बंसी ने दिया जलाया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की। भगवान, मुझे माफ करो, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर आज से मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूं, चाहे जेल में, चाहे फांसी पर। बस मुझे शांति दे दो। जब उसने आंखें खोली,
वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। पुलिस आई। बंसी ने हाथ आगे बढ़ाए, हथकड़ी पड़ी। वो गाड़ी में बैठा और चल दिया। गांव के लोग देख रहे थे। वो बंसी बाघ, जिसके नाम से कभी कांपते थे, आज हाथों में हथकड़ी लिए जा रहा था। कुछ लोगों की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में दया। बंसी ने खिड़की से बाहर देखा। गांव पीछे छूट रहा था। वो गांव जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने बचपन बिताया, जहां उसकी मां ने अंतिम सांस ली। वो जानता था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। जेल में बंसी का केस चला। वकील ने बताया कि उसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं, हत्या, लूट, अपहरण। फांसी लगभग तय थी। पर कुछ अजीब हुआ। उन लोगों में से कुछ जिन्हें बंसी ने कभी लूटा था, वो आगे आए। उन्होंने बताया कि बंसी ने सिर्फ अमीरों को लूटा, गरीबों को कभी नहीं छुआ। उसने कई बार गरीब परिवारों की मदद की, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे दिए। एक बूढ़ा किसान गवाही देने आया। साहब, ये बंसी ने मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे दिए थे, बिना मांगे। बस एक शर्त रखी थी, किसी को बताना मत कि पैसे कहाँ से आए। एक और आदमी आया। मेरे बेटे का इलाज करवाया था इसने। जब कोई मदद नहीं कर रहा था, ये डाकू आया और पैसे देकर गया। वकील हैरान था, जज भी हैरान था। आखिरकार फैसला आया, फांसी नहीं, उम्र कैद। बंसी ने राहत की सांस ली। वो जिंदा रहेगा। शायद बूढ़ा होकर जेल से बाहर आएगा, शायद नहीं, पर कम से कम एक मौका और था। जेल में बंसी बदल गया। वो दूसरे कैदियों को पढ़ाने लगा। जो थोड़ा बहुत खुद सीखा था, वो बांटने लगा। जेल में एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलवाई। वो कैदियों से बात करता, उनकी कहानियां सुनता। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं भी ऐसा नहीं बनता, वो कहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को मौका मिले। बाहर की दुनिया में भी बंसी की कहानी फैली। कुछ पत्रकार आए, इंटरव्यू लिए। एक डॉक्यूमेंट्री बनी, लौटते लुटेरों की सांसें। उस डॉक्यूमेंट्री में बंसी की पूरी कहानी थी। उसका बचपन, उसका दर्द, उसकी गलतियां और उसका समर्पण। उस डॉक्यूमेंट्री ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। क्या हम समाज उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो एक इंसान को अपराधी बनाती हैं? क्या सिर्फ सजा देना काफ़ी है, या हमें जड़ों को भी देखना चाहिए? सरकार ने एक कमेटी बनाई, चंबल के इलाकों में विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हालात रातों रात नहीं बदले, पर बदलाव की शुरुआत हुई। गांव चंदनपुर में भी बदलाव आया। संजय ने एक संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती थी। उस संस्था का नाम था सावित्री फाउंडेशन, बंसी की मां के नाम पर। जब बंसी को ये खबर मिली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, तेरा नाम अमर हो गया। 20 साल बाद बंसी जेल से बाहर आया, बूढ़ा, कमजोर, पर शांत। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, पर आंखों में अब वो आग नहीं थी जो कभी थी। उसकी जगह एक ठहराव था, एक शांति। मुनिया उसे लेने आया था। अब मुनिया भी बूढ़ा हो गया था। दोनों भाई गले मिले। घर चले भाई, घर। बंसी के लिए ये शब्द अजीब था। 25 साल जंगल में, 20 साल जेल में। घर क्या होता है वो भूल चुका था। पर जब वो चंदनपुर पहुंचा, उसे एहसास हुआ, घर सिर्फ दीवारें नहीं होता। घर वो लोग होते हैं जो आपका इंतजार करते हैं। गांव में अब बहुत कुछ बदल गया था। वो पुरानी झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक छोटा सा पक्का मकान था। सावित्री फाउंडेशन का दफ्तर गांव के बीच में था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लड़कियां पढ़ रही थीं। बंसी उस दफ्तर के सामने खड़ा रहा। उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी, दीवार पर टंगी हुई। माँ, तूने मुझे माफ कर दिया ना? कोई जवाब नहीं आया, पर बंसी को जवाब की जरूरत नहीं थी। वो जानता था। उसने अपने बाकी दिन गांव में बिताए। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों से बातें करता। वो उन्हें बताता कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, पर गलती से सीखना इंसान की महानता है। मैंने बहुत गलतियां की, वो कहता, पर अगर मेरी कहानी एक भी इंसान को गलत रास्ते से बचा सके तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी।
अब रात गहरी हो चली है, शायद आपकी आंखें भी भारी हो रही हैं, लेकिन सोने से पहले बस एक बात सोचिए, हम सब के भीतर एक बंसी है, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई गुस्सा, कोई ना कोई अंधेरा, पर हम सब के भीतर वो बंसी भी है जो लौटना चाहता है, अपनी जड़ों की तरफ, अपनी शांति की तरफ, अपने असली मैं की तरफ। जिंदगी में गलतियां होंगी, कभी हम गलत रास्ता चुनेंगे, पर जब तक सांस है तब तक मौका है, लौटने का मौका, सुधरने का मौका, नया शुरू करने का मौका। बंसी की सांसें भारी थीं जब वो लौटा, थकान से, अपराध बोध से, डर से, पर वो सांसें आज शांत हैं, हल्की हैं, मुक्त हैं। आप भी जो भी बोझ लिए बैठे हैं उसे उतारने का मौका है, शायद आज नहीं, शायद कल, पर वो मौका आएगा, बस तैयार रहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, आपकी बातें पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, और अगली कहानी तक अपनी थकी आंखों को मीठी नींद में खो जाने दीजिए। शुभ रात्रि। कहीं दूर चंबल की घाटियों में आज भी हवा चलती है, वो हवा कहानियां सुनाती है, उन लोगों की जो गलत रास्ते पर गए और उनकी भी जो लौट आए। हर सांस में एक कहानी है, बस सुनने वाले कान चाहिए। आपकी सांसें आज हल्की हों, आपके सपने शांत हों, और कल जब सूरज उगे तो एक नई शुरुआत हो। जय हिंद। कुछ देर रुककर रघुवीर फिर चल पड़ा। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन रास्ता और भी खराब हो गया था। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। एक जगह उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे वो नाला दिखा, वो नाला जो बारिश में उफन जाता था, जिसे पार करना मुश्किल था, खासकर रात में। रघुवीर खड़ा रह गया। नाले का पानी तेजी से बह रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि बाकी सब कुछ उसमें डूब गया। टॉर्च की रोशनी में पानी चमक रहा था, काला और खतरनाक। इसे पार करना होगा, रघुवीर ने खुद से कहा। पर डर ने कहा, नहीं, तू नहीं कर सकता, पानी बहुत तेज है, तू बह जाएगा। रघुवीर एक पल के लिए रुक गया। उसने गुड़िया को देखा। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें उथली। वक्त नहीं था, हर मिनट कीमती था। उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो किया जो उसके पिता ने सिखाया था। पानी में उतरने से पहले एक पत्थर फेंककर गहराई का अंदाजा लगाया। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, शायद कमर तक। रघुवीर ने गुड़िया को अपने कंधे से उतारकर सिर पर रख लिया ताकि वो पानी से बची रहे, और फिर वो नाले में उतर गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसके पैर सुन्न हो गए। धारा तेज थी और उसे धक्के दे रही थी, लेकिन रघुवीर डटा रहा। एक कदम, फिर दूसरा कदम, धीरे धीरे, सावधानी से।